जेठानी की काला जादू करने वाली 4 मॉडर्न देवरानियां। सिंह विला के बाहर जितनी चहल पहल थी, हवेली के अंदर उतना ही गहरा सन्नाटा था। मोहन और गौरी सोफे पर बिल्कुल चुप, बिना किसी भाव के बैठे थे। तभी मोहन ने गौरी की तरफ देखे बिना ही पूछा, गौरी, आज नाश्ते में क्या बना है? मुझे नहीं पता, वही जो रोज बहू बनाती अच्छा ही बनाती है। तभी किचन से चारों बहुएं एक साथ निकली। मम्मी, पापा जी, ये लीजिए एनर्जी ड्रिंक, अब जल्दी से पी लीजिए। रोज इसे पीने के बाद ही तो आप दोनों की सुस्ती गायब होती है। और हाँ पापा जी, मैंने आपके कमरे में वो अगरबत्ती भी जला दी है, जिससे आपके दिमाग को सुकून मिलता है। हम चारों मॉडर्न बहुएं तभी तो मॉडर्न तरीके से अपने सास ससुर का ख्याल रखते हैं। इतना कहकर चारों एक साथ तेज आवाज में हंसे, पर हंसी में कुछ था जो कानों को अच्छा लगे पर दिल को अजीब। तभी सीढ़ियां उतरते हुए बड़ा बेटा राज आया। आप दोनों इतने चुप क्यों बैठे? और ये क्या पी रहे? भैया, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम है ना मम्मी पापा के ध्यान रखने के लिए। आप अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान दीजिए। हाँ भैया, आप इस घर के बड़े बेटे हैं, लेकिन अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है। हाँ भैया, अब जल्दी से अपने चारों छोटे भाइयों के लिए भाभी ले आइए आप। अरे ये सब बातें छोड़ो यार, तुम लोग जल्दी नाश्ता करवाओ, वरना ऑफिस के लिए देर हो जाएगी मुझे। सबने मिलकर नाश्ता किया, फिर पांचों भाई ऑफिस के लिए निकल गए। दोपहर होते होते सिंह विला की घंटी बजी। दरवाजे पर दो पड़ोसने, सुमन और लता, हाथ में प्रसाद लिए खड़ी थी। गौरी दीदी, आज मंदिर में पूजा थी, प्रसाद लाई हूँ। गौरी अपना गुमसुम चेहरा लिए दरवाजे तक गई। अंदर आओ सुमन और लता। दोनों अंदर आई ही थी कि पिंकी और नव्या कानों में ईयरफोन लगाए किचन से निकली। कैसी हो पिंकी और नव्या? जी ठीक है। दोनों पड़ोसनों ने एक दूसरे को देखा, कुछ कहा नहीं, लेकिन आंखों में सवाल जरूर था। गौरी बहन, सब ठीक तो है ना? आप बहुत चुप रहने लगी हैं आजकल। ठीक है। थोड़ी देर बाद दोनों उठकर चली गईं। दरवाजे से बाहर निकलते ही सुमन ने कहा, लता, तुझे नहीं लगा अंदर कुछ अजीब था? गौरी दीदी बात ही नहीं कर रही थी ढंग से। हाँ, जब से ये चारों बहू आई है, गौरी जी तो एकदम चुप हो गई है। मोहल्ले में भी किसी से ज्यादा बात नहीं करती, बस अपनी बहू की हाँ में हाँ करती है, जैसे उनकी कोई मर्जी बची ना हो। सही कह रही हो। और कपड़े देखे थे उनकी बहुओं के, पर मजाल है कि गौरी जी कुछ कहे अपनी बहुओं से। अरे मैं तो उनके घर के बगल में ही रहती हूँ। कभी कभी रात को अजीब अगरबत्ती की स्मेल आती है, और कभी कभी आवाजें भी। चलो छोड़ो, जब गौरी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा तो हमें क्या करना। अगले दिन दोपहर को राज चुपचाप गाड़ी निकालकर पास के गांव की तरफ निकल गया। आज तो खुश हो जाएगी कावेरी, आखिर इतने दिनों के बाद जो मिलने जा रहा हूँ। कावेरी अपने घर के आंगन में बैठी थी। राज को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे आज अचानक, आपने तो बताया भी नहीं। हाँ, और आज तुम्हारे लिए कुछ लाया भी हूँ। उसने डिब्बी आगे बढ़ाई। कावेरी ने खोला तो उसमें सोने की नाजुक पायल चमक रही थी। इतनी खूबसूरत है, ये कहाँ से लाए राज आप? मम्मी ने दी थी, कहा था कि ये मेरी बड़ी बहू की पायल है, अपने पास रखी। अच्छा, तो मम्मी ने तुम्हें अपनी तिजोरी से निकाल कर ये पायल दी? अरे नहीं, मम्मी ने ये पायल मुझे बहुत पहले दे दी थी। तिजोरी की चाबी तो मम्मी के पास है ही नहीं, उनकी चारों बहुओं के पास है। इनफैक्ट अब तो हमारे घर की फाइनेंस मिनिस्टर भी वही चारों हैं। पर ऐसा क्यों राज? तुम्हारी मम्मी के होते हुए तिजोरी की चाबी बहू के पास? अरे छोड़ो ना, तुम भी कहाँ तिजोरी के चक्कर में पड़ गई। कितने दिनों के बाद मिलने आए हो तुमसे, बंदा कुछ खैर खैरियत भी पूछ लेता है। कावेरी मुस्कुरा दी, पर मन में तिजोरी की बात रह गई। उधर कावेरी के मन में सवाल था, इधर सिंह विला में कुछ और ही चल रहा था। पड़ोस से आवाज आई, गौरी दीदी जल्दी करो, खन्ना जी के घर सत्संग शुरू हो गया। हवेली से गौरी निकली वही गुमसुम चेहरे के साथ, और साथ निकली चारों बहुएं, स्लीवलेस ब्लाउज, कानों में ईयरफोन, हाथों में फोन। सत्संग में पहुंचते ही सभी औरतें इन चारों को घूर घूर कर देखने लगी। तभी एक मोहल्ले वाली गौरी के पास आई। दीदी आज सत्संग था, कम से कम आज तो बहुओं को कुछ कायदे के कपड़े पहनाती। गौरी कुछ कहने वाली ही थी कि पिंकी आ गई। उसने सीधे गौरी की आंखों में देखा। बुरा लगा मम्मी जी? नहीं पिंकी बेटा, मुझे क्यों बुरा लगेगा? जो तुम्हारी मर्जी है वही मेरी मर्जी है। इतना कहने के बाद पिंकी ऐसे मुस्कुराई जैसे कोई जंग जीत ली हो। फिर वो चली गई। उसके पीछे गौरी और तीनों बहुएं भी। मोहल्ले वाली बस खड़ी देखती रही। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे गौरी जी की बहुओं ने उन्हें डरा रखा हो। और क्या, गौरी दीदी की तो जुबान ही नहीं खुलती अपनी बहुओं के सामने। घर में भी बस उन्हीं का राज चलता है।
मोहल्ले की सभी औरतें यही बातें कर रही थी, पर जो असलियत थी वो इनकी सोच से परे थी। रात का खाने का समय था। चारों बहुएं किचन में आपस में बातें करती हुई खाना बना रही थी। यार सच बताओ, खाना बनाना हम में से किसी को ठीक से आता है क्या? बिल्कुल नहीं। पिछली बार बुआ आई थी तो यही कह रही थी कि बहुओं के खाने में स्वाद नहीं। तो हमें भी किसी को खुश करने के लिए अच्छा खाना बनाने की जरूरत है, इसीलिए तो ये है हमारे पास। लो, ये स्पेशल मसाला डालो और फटाफट खाना लगा दो। चारों की नजरें मिली और वही रहस्यमयी मुस्कान। चारों ने सबके आने से पहले ही खाना डाइनिंग टेबल पर रख दिया। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे थे, राज को छोड़कर। आज वो घर नहीं आए थे। मम्मी जी, पापा जी, आपको नहीं लगता राज भैया की अब शादी हो जानी चाहिए? उनसे छोटे भाइयों की तो कब से हो गई। हाँ, और हमारी एक कजन है मिंती दीदी, बहुत अच्छी है। हम चाहते हैं उनसे भैया की शादी हो। आपको मंजूर है ना मम्मी जी? गौरी और मोहन ने एक दूसरे को देखा। अगर यही तुम्हारी मर्जी है, हमें भी इस पर कोई ऐतराज नहीं बहू। ठीक है, तो कल सुबह जैसे ही राज भैया आए, आप उनसे मिंती दीदी की बात कर लेना। पास खड़े नौकर रामू ने यह सुना, मन में बुदबुदाया। पहले तो मालकिन हर चीज की बहुत जांच परख करती थी, लेकिन अब तो बिना कुछ सोचे समझे अपनी बहुओं की हाँ में हाँ मिला देती है। ऐसा भी क्या हो गया? अगली सुबह चारों बहुओं को बेसब्री से राज का इंतजार था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कनिका ने दरवाजा खोला और उसके हाथ वहीं रुक गए। राज के साथ एक लड़की खड़ी थी, लाल दुल्हन का जोड़ा, माथे पर सिंदूर। चारों की आंखें फटी रह गईं। ये कौन है भैया? मेरी पत्नी कावेरी। हमने शादी कर ली है। गांव की लड़की लग रही है, हमारे क्लास की तो बिल्कुल नहीं। मम्मी जी देखिए, हमने कल रात ही मिंती दीदी की बात की थी। वो क्वालिफाइड है, हमारे घर के लायक है। और भैया जी ये कहाँ से उठा लाए? राज, ये तुमने क्या किया? हम कल ही तुम्हारी शादी मिंती से करवाने की बात कर रहे थे। मम्मी, मैं कावेरी से प्यार करता हूँ और सिर्फ उसी से शादी करनी थी मुझे, सो कर ली। और आज से आपकी बड़ी बहू कावेरी है। कावेरी और राज ने माता पिता का आशीर्वाद लिया। फिर राज उसे कमरे में ले गया। वहीं खड़ी चारों देवरानियां भी घबराते हुए ऊपर कमरे में चली गईं। यार, अगर मिंती दीदी को पता चल गया तो? पता नहीं चलना चाहिए, समझी? पर अगर चल गया तो हमारी उनके साथ जो डील नहीं टूटनी चाहिए। बस इतना याद रखो। अभी तो सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ, बहुत रात हो गई, हमें कोई ढूंढने ना लगे। ये पहली बार था जब चारों डरी हुई थी। अगली सुबह कावेरी सबसे पहले उठी, साड़ी पहनी और बाल संवारे। आज उसका पहला दिन था इस घर में। नीचे आई और गौरी के पैर छुए। खुश रह बेटा, बहुत सुंदर लग रही हो। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, खीर बना लेना। कावेरी किचन में खीर बना रही थी, तभी रामू वहां आया। बहुरानी, आपको ऊपर राज बेटा बुला रहे हैं। ठीक है, मैं ऊपर जा रही हूँ, आप गैस बंद कर दीजिएगा, खीर बन गई है। कावेरी और राज नीचे आए तो देखा सारा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर पहले से ही लगा हुआ था और सभी लोग बैठे हुए थे। गुड मॉर्निंग भाभी। मम्मी बता रही थी कि आज आपने खीर बनाई है। अरे तो ले आओ ना फिर खीर। आज सबसे पहले अपनी भाभी के हाथों से बनी खीर मैं खाऊंगा। जैसे ही रजत ने खीर निकालने के लिए डिश का ढक्कन खोला, रजत और वहाँ मौजूद सभी लोग कुछ पल के लिए सहम से गए थे। फिर पिंकी बोली, ये कैसी खीर है? मुझे तो इसे देखकर डर लग रहा है। डिश में रखी खीर सफेद नहीं थी, उसमें जगह जगह लाल लाल धब्बे थे जैसे खून के, और ऊपर से बागीचे की गीली मिट्टी के कुछ दाने साफ दिख रहे थे। खुशबू की जगह एक अजीब सी गंध थी। वहाँ मौजूद हर इंसान राज को छोड़कर कावेरी को मुजरिम की तरह देख रहा था। कावेरी भाभी, क्या आपके गांव में ऐसे ही खीर बनती है? क्योंकि हमने आज से पहले इस तरह की खीर देखी भी नहीं है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैंने तो जब खीर बनाई थी वो एकदम सफेद थी। अरे मम्मी जी, आप कुछ नहीं कहेंगी? आज आपकी बड़ी बहू की पहली रसोई थी। हाँ मम्मी जी, कुछ तो कहिए अपनी बहू को। ये क्या मजाक है कावेरी? मैंने तो तुमसे सिर्फ खीर बनाने को कहा था। अगर नहीं बनानी थी तो साफ मना कर देती, पर इस तरह का भद्दा मजाक तो न करती। अरे मम्मी, मैं जानता हूँ कि कावेरी बहुत अच्छा खाना बनाती है। शायद कोई गलती हो गई हो या फिर किचन में चूहा आ गया हो। छोड़िए ना, फिर बना देगी। अभी तो नाश्ता करिए सब लोग। फिर सभी लोग नाश्ता करने लगे, पर कावेरी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसका सारा ध्यान सिर्फ खीर पर था। मैंने तो जो खीर बनाई थी एकदम सफेद और खुशबू वाली थी, तो फिर ये कैसे हुआ? फिर उसकी नजर अपनी चारों देवरानियों पर पड़ी, जो एक दूसरे को देखकर अपनी हंसी छिपाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा भी क्या हो गया जो इनकी हंसी नहीं रुक रही? खीर वाले हादसे ने कावेरी के मन में शक के बीज बो दिए थे। 3 दिन के बाद घर में खुशियों की दस्तक हुई, क्योंकि 5 भाइयों की चुलबुली बहन प्रियंका शहर से लौट आई। मम्मी, पापा, अब से मैं भी आप लोगों के साथ रहूंगी। मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई।
पर राज भैया, मुझे आपसे शिकायत है, आपने अपनी शादी का मुझे फोन करके भी नहीं बताया। सॉरी प्रियंका, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मैं बता ही नहीं पाया यार। लेकिन अब मिलो ना अपनी बड़ी भाभी से। प्रियंका अपनी सभी भाभीयों से बड़े प्यार से मिली। बहुत दिनों के बाद हवेली में हंसी की आवाज आ रही थी। अगले दिन प्रियंका ने बताया कि उसका जॉब इंटरव्यू है। भाभी, आज मेरा इंटरव्यू है, डर लग रहा है। अरे डर मत, हम तुझे एक ताबीज देते हैं, देख लेना, इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। पर इंटरव्यू ताबीज से कैसे क्लियर होगा? आप गांव की है ना भाभी, इसलिए आपको नहीं पता, ये सब मॉडर्न ट्रिक्स हैं। शाम के समय जब प्रियंका इंटरव्यू देकर लौटी तो पिंकी ने पूछा, बताओ बताओ, कैसा गया इंटरव्यू प्रियंका? मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आया भाभी। जैसे ही मैंने ताबीज पर हाथ लगाया, उन्होंने कह दिया आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया। कमरे में खुशी की लहर दौड़ गई, पर एक कोने में कावेरी चुपचाप खड़ी थी। उसके दिमाग में ये बात उतर ही नहीं रही थी। सिर्फ एक ताबीज छूने से इंटरव्यू क्लियर हो गया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आखिर इस घर में क्या हो रहा है? हर चीज अजीब है, और सबसे ज्यादा इन चारों की ये मुस्कान, जिसे देखकर मेरा दिल घबरा जाता है। उस रात कावेरी को नींद नहीं आई। खीर का हादसा, तावीज का किस्सा और वो रहस्यमय मुस्कानें, सब कुछ उसके दिमाग में घूमता रहा। उसे इस घर में एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। कुछ तो था जो दिख नहीं रहा था पर महसूस हो रहा था। सुनिए, मुझे यहाँ बहुत अजीब सा लगता है। एक घबराहट सी रहती है हर वक्त। क्या हम मंदिर चल सकते हैं? बिल्कुल चलेंगे। तुम मम्मी से पूछ लेना कल सुबह। अगली सुबह कावेरी मम्मी जी के कमरे की तरफ चल दी। दरवाजे पर पहुंची तो रुक गई। अंदर चारों देवरानियां गौरी जी के आसपास बैठी हुई थीं। कावेरी ने धीरे से कदम रखा। मम्मी जी, हम मंदिर जाना चाहते हैं, आप और पापा जी भी चलिए ना। कमरे में खामोशी सी छा गई। मम्मी जी की नजर अचानक पिंकी की तरफ मुड़ी। मम्मी जी, बाहर की हवा आपके लिए ठीक नहीं, आप मत जाइए। और मम्मी जी ने बिना एक पल सोचे कावेरी की तरफ देखा और बोली, नहीं कावेरी, मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ। कावेरी बिना कुछ कहे वहां से चली गई, लेकिन उसका पूरा ध्यान गौरी जी के ऊपर ही था। ये क्या था अभी? मम्मी जी ने पिंकी की तरफ देखा और पिंकी के एक इशारे पर मना कर दिया। इतने बड़े घर के मालकिन चाहते इस घर में अपनी मर्जी से राज करें, फिर क्यों इन्हें अपनी बहू से हर चीज की इजाजत चाहिए? ऐसे ही कुछ और दिन गुजरे। हर नए दिन कावेरी के मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। कावेरी किचन में खाना बना रही थी। ये हड्डियाँ कहाँ से आई? घर में तो बनता ही नहीं। और इसमें इतने घबराने की क्या बात है? कभी कभी यहाँ बिल्ली हड्डियाँ छोड़ जाती है। कावेरी चुप हो गई, पर उसका मन नहीं माना। उस रात कावेरी का पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। वो करवटें बदलती रही। राज, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? कहाँ दर्द है? पूरे बदन में, समझ नहीं आ रहा। बुखार तो नहीं है, पर तुम्हारा चेहरा देखकर डर लग रहा है मुझे। कल डॉक्टर के पास चलेंगे यार। सुबह जब कावेरी उठी तो उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी। वो सहम गई। शीशे के कोने पर खून लगा था। उसने राज को उठाया। राज उठो, ये देखो खून। कहाँ? हाँ? कहाँ खून है? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? वो देखिए, सामने ड्रेसिंग टेबल पर। वहाँ तो कुछ भी नहीं है कावेरी। तुम रात भर सोई नहीं हो, शायद इसीलिए तुम्हारा ये वहम होगा। पर अब वहाँ पर कुछ नहीं था। शीशा बिल्कुल साफ था। मैंने देखा था, मैंने जरूर देखा था। एक काम करो, छोड़ो ये सब। आज लाल साड़ी पहनो, बहुत अच्छी लगती हो तुम उसमें। कावेरी ने अलमारी खोली तो लाल साड़ी थी ही नहीं। उसने पूरी अलमारी देखी। राज, लाल साड़ी तो अलमारी में है ही नहीं। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? डर क्यों रही हो? लॉन्ड्री के लिए गई होगी। उसी दोपहर कावेरी हवेली के पिछले हिस्से में घूम रही थी। तभी उसे एक बंद कमरा दिखा। धूल जमी थी। कमरा देखते ही वो गौरी जी के पास गई। मम्मी, वो हवेली के पीछे जो कमरा है वो हमेशा बंद क्यों रहता है? पूरा सच तो मुझे भी नहीं पता बेटा। पुरखों के जमाने से बंद है, कोई नहीं रहता उसमें। तुम उस तरफ मत जाया करो। मैंने तुम्हारी देवरानियों को भी मना किया है। पर कावेरी का मन उस कमरे पर ही अटक गया। 2 दिन बाद उसने देखा पिंकी उस बंद कमरे के बाहर खड़ी थी। कावेरी ने नजर हटाई और फिर देखा पिंकी के कपड़ों पर कुछ लाल सा लगा हुआ था। पिंकी, तुम इस कमरे के बाहर, और ये तुम्हारे कपड़े में क्या लगा हुआ है? मेरे कपड़े में कहाँ? कुछ भी तो नहीं लगा। मैं बस ऐसे ही पीछे आई थी। इतनी सारी चीजें मेरा वहम तो नहीं हो सकती। कोई तो बात है। रात में कावेरी जब राज के साथ होती तो कहती है, राज, आपको नहीं लगता आपके घर में सब कुछ बहुत अजीब है? और खासकर ये चारों बहुएं और उनकी हरकतें। कावेरी, इतने सालों से वो घर में कभी किसी को कोई शिकायत नहीं हुई और तुम्हें चंद महीनों में शिकायत हो गई। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बहुत सोचती हो। इतना सोचना छोड़ दो और सो जाओ।
अगले दिन सुबह कंघी करते हुए कावेरी के काफी बाल निकले। उन्हें उसने डस्टबिन में डाला और नीचे चली गई। थोड़ी देर के बाद लौटी तो डस्टबिन खाली था। खिड़की से उसने देखा तो कनिका तेज कदमों से उस बंद कमरे की तरफ जा रही थी। हाथ में कुछ था जो उसने कसकर मुट्ठी में दबाया हुआ था। ये हाथ में क्या ली हुई है और इस तरह दबे पांव बंद कमरे की तरफ क्यों जा रही है? जरूर कोई ना कोई तो बात है। आज फिर रात में कावेरी को दर्द तकलीफ। तभी उसे बाहर परछाई दिखी। वो उठकर परछाई के पीछे चलने लगी। चलते चलते उसे समझ नहीं आया वो बंद कमरे के पास पहुंच गई थी। बंद कमरे का दरवाजा खुला था। कुछ बुदबुदाने की आवाज। कावेरी ने दरवाजे की दरार से झांका। ये क्या हो रहा है? चारों देवरानियां काले कपड़ों में, गले में तांत्रिक मालाएं, माथे पर खून। सामने एक दिया जल रहा था। चारों घेरा बनाकर बैठी हुई थी। कुछ बुदबुदा रही थी और उस बुदबुदाहट में एक नाम था, कावेरी का नाम। वो वहां से भागी सीधे कमरे में। राज के कंधे को जोर से हिलाया। राज, राज उठो, अभी अभी चलो मेरे साथ। अरे क्या हुआ? कावेरी राज को खींचते हुए उस कमरे तक ले आई। दोनों ने दरार से झांका। राज की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी एक आवाज साफ सुनाई पड़ी। अगली अमावस की रात कावेरी का काम तमाम। ये कांटा हमेशा के लिए हट जाएगा। राज का पूरा बदन सख्त हो गया। कावेरी का हाथ उसने कसकर थाम लिया। दोनों चुपचाप वापस लौट आए। कावेरी तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर आ गई अमावस्या की रात। राज और कावेरी ने सबको साथ लिया। धीरे धीरे उस बंद कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा आज पूरा खुला था। सबने अंदर झांका और पत्थर हो गए। चारों देवरानियां काले कपड़ों में वहीं पर बैठी हुई थी। धुआं, मालाएं, माथे पर खून और बीच में एक गुड़िया जिस पर वही लाल साड़ी थी जो कावेरी की अलमारी से गायब हुई थी। बस चारों का मंत्र वहीं टूट गया। सभी पलटी और चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? वो कुछ नहीं। ये साड़ी कावेरी की है और ये बाल। जवाब दो, ये सब क्यों किया? कुछ देर की खामोशी के बाद पिंकी टूट गई। हम नहीं चाहते थे कि इस घर की सत्ता किसी और के पास जाए। राज भैया के पास सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे बड़ा बिजनेस है। हम चाहते थे उनकी शादी मिंती दीदी से हो। वो हमें बहुत पैसा देती थी इसके लिए और वो राज भैया को पसंद भी करती थी। कावेरी भाभी के आने से हमारा सब खत्म हो जाता। पिंकी, क्या तुमने मुझे भी? तुम्हें भी काला जादू करके मोहित किया था ताकि तुम कुछ न समझो। ससुर जी भी कुछ न कर पाए, सब हमारे हाथ में रहे। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। देवरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सास ससुर की आंखें भर आईं और राज ने कावेरी का हाथ कसकर थाम लिया। इस घर में अब तुम्हारी जगह नहीं। उस रात चारों देवरानियों के पति उनसे अलग हो गए। घर से निकलते हुए किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह कावेरी ने घर की सारी चाबियां उठाई और गौरी जी के हाथों में रख दी। गौरी जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कावेरी को गले लगा लिया और उसी दोपहर पड़ोस की लता जी आई। अरे आज इस हवेली में कुछ अलग ही लग रहा है। इतने सालों बाद इस घर से खाने की ऐसी खुशबू आई है। सुना है नई बहू बहुत अच्छी है। सच में बहन जी, आपकी बड़ी बहू ने तो घर में रौनक ला दी है। बहुत भाग्यशाली है आपका घर। हाँ लता जी, ये घर की लक्ष्मी है हमारी। कावेरी की आंखें भर आईं। जो सफर डर और रहस्य से शुरू हुआ था वो आज अपनेपन पर आकर ठहर गया था। हैप्पी एनिवर्सरी स्वीट।